हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा है ना, जो बचेंद्री पाल ने लिखा है। तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने 3 भागों में अच्छी तरह से समझ लिया था, मौखिक प्रश्न कर लिए थे और अब हम लोग लिखित प्रश्न पर हैं। और लिखित प्रश्न के भाग क के प्रश्न जो आपकी अभ्यास में है ना पीछे, वो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और अब हम लोग करने जा रहे हैं लिखित प्रश्न ख भाग के। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्लास 9 CBSE है, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है स्पर्श। लिखित प्रश्न ख करने जा रहे हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। क भाग से थोड़े से बड़े हो गए हैं ये उत्तर। ठीक है, 50 से 60 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है। अब देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? इसका उत्तर देख लेते हैं। उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को खम्भू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है और पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया है। ठीक है, क्या करा उन्होंने? खम्भू हिमपात की पूरी स्थिति की जानकारी दी है ना, और उन्हें बताया कि हमने वहाँ पर एक कैंप 1 वहाँ पर लगा दिया है, जो खम्भू हिमपात के ठीक ऊपर है, और हमने वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी साफ कर दिया है, पुल बना दिए हैं, रस्सियाँ बांध दी हैं और झंडियों से रास्ता भी चिन्हित कर दिया। मतलब जैसे अपन लोग जाते हैं ना, बच्चों को भी हाईवेज पर जाते हैं है ना, लिखे रहते हैं भाई ये रास्ता इतने किलोमीटर दाएं बाएं आगे क्या है, मार्क होते हैं ना, लेकिन ये पहाड़ पर थोड़ी होंगे, वो तो हिल है ना। तो वहाँ पर क्या करते हैं, झंडियाँ बांध बांध के रास्तों को सिंबलाइज करते हैं कि इस तरफ रास्ता है। तो वो उन्होंने कर दिया था और जो भी कठिनाइयाँ आ सकती थी उनका भी जायजा ले लिया था। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि हमने क्या क्या काम कर लिया है, लेकिन साथ ही फिर उन्होंने ये बताया कि हम लोग कहाँ पर हैं, कितने कठिन रास्ते पर हैं, और यहाँ पर ग्लेशियर जो है रास्ते में, जो कि एक बर्फ़ की नदी है और लगातार बर्फ़ गिर रही है। तो ऐसे में जब हिमपात होता है तो उसमें कभी भी अनियमित और अनिश्चित बदलाव हो जाते हैं, जो कि हम सोच नहीं पाते। हमने जितना कुछ सोचा वो तो हमने सोच लिया, लेकिन इसके अलावा प्रकृति है तो अचानक भी कुछ बदलाव हो जाते हैं। तो जिस कारण अभी तक हमने जो भी तैयारी की है, जो भी काम किए हैं, रास्ते बनाए हैं, वो सब हो सकता है कि वो सारे काम व्यर्थ हो जाएं और हमें फिर से रास्ता खोलने का काम करना पड़े। ठीक है, समझ गए ना बच्चों? जैसे हिल स्टेशन पर आजकल इस समय तो बारिश का सीज़न चल रहा है, तो हिल स्टेशन पर आप देखिए बार बार टीवी पे न्यूज़ आती है ना, हिमपात हो गया, पहाड़ चट्टान गिर गई, रास्ता बंद हो गया, कई दिनों तक लोग फंसे हुए हैं पहाड़ी इलाके में। तो इस तरीके की चीज़ें जिनको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसीलिए तो इस यात्रा को इतना कठिन बताया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? ठीक है, अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, हिम बर्फ और पात यानी गिरना, तो बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े इतने ऊंचे ऊंचे खंड हैं, वो तो कोई व्यवस्थित ढंग से थोड़ी गिरेंगे, ऑर्गेनाइज वे में थोड़ी गिरेंगे, वो तो कहीं भी गिर जाते हैं, लेफ्ट गिर गए, राइट गिर गए, नीचे गिर गए, किसके ऊपर गिर गए, कहीं भी गिर गए, है ना। तो
बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात कहलाता है और ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। इस कारण से और अन्य कारणों से भी, है ना, एक तो ये कारण है कि ग्लेशियर बर्फ की जो नदी होती है ना, वो बहती है तो उससे भी हलचल मचती है, और दूसरे कारणों से भी बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं, जिससे धरातल पर अक्सर गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं, है ना। दरारें ऐसी नहीं जैसे अब हल्की सी दरार बन गई ऐसे मत समझना, बहुत बड़ी बड़ी दरारें, है ना, जिससे कि पूरा इतना विशाल नीचे तक गड्ढा बन जाए, जिसमें अगर कोई पर्वतारोही गिर जाए तो पूरा नीचे उसकी कब्र ही बन जाए, है ना। तो ये गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं, जिससे पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ठीक, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है ना। आपने एक्सप्लेनेशन में देखा था ना, लेखिका तब रात में जब सो रही थी तब किस तरीके से बर्फ का पिंड गिरा था तंबू में, है ना, जहाँ पर 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन, है ना, जब वो तंबू में थी। तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा था। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी। ठीक है, अब यहाँ इस इतने पैराग्राफ से आपको ये समझ में आ गया कैंप 3 कहाँ लगा हुआ था। ठीक है, अचानक रात 12:30 बजे उनके सिर से कोई सख्त चीज टकराई और उनकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उन्हें लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज उनके शरीर को कुचलती चल रही है। इससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। क्या चीज़ थी वो क्या थी? वो था एक लंबा बर्फ पिंड जो लोत्से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था, है ना। तो ये बात कभी भी कहीं भी हो जाता था, उसी की बात, वही घटना यहाँ पर घटित हुई है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया? कि बचेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था, उसे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देर हो गई थी, वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। अतः बचेंद्री उसके लिए चाय जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लिवाने के लिए पहुंची। की ने ये कल्पना नहीं की थी कि इतनी बर्फीली हवा में और इतने कठिन रास्ते पर बचेंद्री उसकी चिंता करती हुई उसे लिवा लाने के लिए आएंगी। ठीक है ना, इसलिए जब उसने बचेंद्री पाल को चाय और जूस के लिए आया देखा तो वो हक्का पक्का रह गया, है ना, कि इतनी दूर, इतना नीचे, इतनी ठंड में, तेज़ हवा में ये मतलब हमारी हेल्प के लिए आई है, इस बात से वो हक्का पक्का रह गया। प्रश्न 5 देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बनाया गया बेस कैंप। ये कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया था। ठीक है, फिर दूसरा कैंप 1, ये कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर बनाया गया था। ठीक है, फिर कैंप 2, ये चढ़ाई के रास्ते में बीच में बनाया गया था। कैंप 3, इसे लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था, जहाँ पर घटना हुई थी ना लेखिका के साथ, वो इसी कैंप 3 में हुई थी। फिर कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर साउथ कोल कैंप था। कैंप 4 जो था ना, वास्तव में साउथ कोल कैंप ही था। ठीक है, इसके बाद शिखर कैंप, एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने के लिए ये अंतिम कैंप था, जहाँ से आपने जब एक्सप्लेनेशन देखा ना तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वो शिखर कैंप पर पहुंची जब अंगदोर्जी के साथ, है ना, साउथ कैंप से जब निकली और शिखर कैंप पर 2 घंटे में पहुंच गई थी। वहीं से हमें पता लग रहा है कि साउथ कोल कैंप से चलते हुए शिखर कैंप पर पहुंचना था और वहीं पर उन्हें फिर आगे एवरेस्ट की चोटी मिली थी। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से ये कैंप थे, बेस कैंप 1, 2, 3, 4 और 5। तो सारे मिला के आप कह सकते हैं कि 6 हो गए। ठीक है, बेस कैंप और शिखर कैंप, लास्ट फर्स्ट बेस, लास्ट शिखर कैंप और बीच में 4 कैंप और थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? तो जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर ना बहुत तेज बर्फ उड़ रही थी और हवा बहुत तेज थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहां एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे, है ना। शंकु चोटी का मतलब जैसे कोन होता है ना, आइसक्रीम का कोन, है ना, बिल्कुल वहाँ जाके नुकीलापन आ जाता है। तो ऐसी वहाँ पर खड़े होने के लिए 2 आदमियों की जगह नहीं थी और नीचे हज़ारों मीटर तक ढलान ही ढलान थी। अगर जरा सी भी सावधानी रखें तो सीधे नीचे आ जाएंगे। तो अतः वहाँ अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत ही कठिन था। उन्होंने बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया, थोड़ी सी जगह बनाई ताकि वो वहाँ टिक सकें। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अब प्रश्न 7 देखिए। सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? इसका उत्तर देखते हैं। एवरेस्ट पर विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका बचेंद्री पाल अपने साथियों जय, की, मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह सबसे पहले साउथ कोल कैंप पर पहुंच गई। बाकी लोग पीछे रह गए क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। लेखिका ने इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लगी, है ना, उतरने लगी। उनके इस कार्य से सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय मिलता है ना, क्योंकि वो पहुंच गई तो उन्होंने फटाफट सोचा, डिसाइड किया कि मुझे अपने साथियों की मदद करनी चाहिए और उस ठंडी हवा के थपेड़ों से लड़ती हुई वो नीचे उतर आई। इस तरह से हमें पता लगता है कि उनमें एक सहयोग और सहायता की भावना थी। चलिए बच्चों, ये आपका लिखित प्रश्न ख भाग के हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग ग भाग कवर अप करेंगे। एक बार याद दिलाना ज़रूरी है बच्चों, आप लोग ध्यान तो रखते नहीं हो, है ना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, वरना कैसे आप लोगों को वीडियो मिलेगा, फिर ढूंढते रह जाओगे, है ना। सब्सक्राइब होगा तो ढूंढना आसान हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम टाइम में परेशान हो जाओगे ना। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, सब चीज़ एक जगह मिल जाएगी। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।